गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राजस्थानी बाबा ज्ञान में। आज की वीडियो आप सभी के लिए लेकर आए करंट इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने 10th क्लास में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन जानता है कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। ठीक है, इसका बेसिक डेफिनेशन समझते हैं। तो बेसिकली यदि अपन देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, यानी चार्जेस का फ्लो है जिसकी वजह से अपना इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है कंडक्टर के थ्रू। ओके, कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवा रहा है ना, यानी चार्जेस का फ्लो हो रहा है, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अभी कंडक्टर में अपन कौन फ्लो करवाता है इलेक्ट्रिसिटी को, जैसे कि वायर हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और इसके एग्जाम्पल देखे अपन डेली लाइफ में तो बहुत से, जैसे स्ट्रीट लाइट हो गई, लाइटिंग हो गई, बिजली जो चमकती है, चार्जिंग डिवाइस हो गया, किचन हो गया, हाउस होल्ड, या फिर एक्सेट्रा किसी भी फील्ड में जाओ तो इलेक्ट्रिसिटी का अपन यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है इलेक्ट्रिक करंट। आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। बहुत ही इजी वे में समझेंगे इसके डेफिनेशन। सबसे पहले एक एनिमेशन देखते हैं। ये देखो, आपको दिख रहा होगा एक सर्किट में अपना इलेक्ट्रॉन का फ्लो है जिसकी वजह से अपना बल्ब जल रहा है। अब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। देखो, इलेक्ट्रिक करंट को अपन डिफाइन करना चाहे बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ सर्किट। ठीक है ना, एक सर्किट में फ्लो ऑफ चार्जेस जो हो रहा है इसको बोलते हैं अपन करंट। का सिंबल होता है आई, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो एम्पियर। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट है ना वो किसके इक्वल होता है, वोल्ट पर यूनिट रेजिस्टेंस। और दूसरा इसका फॉर्मूला हो सकता है आई बराबर क्यू अपॉन टी, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम। इसको भी अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आपको करंट का फंडा क्लियर हो गया होगा। अब देखो, जो ये इलेक्ट्रिक करंट होते हैं ना, इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो डीसी और एक एसी। आपने नाम बहुत सुना होगा। डीसी होता है डायरेक्ट करंट और एसी होता है अपने अल्टरनेट करंट। ठीक है, इन दोनों का अलग अलग अपना चैप्टर है पूरी 12th की में, इसलिए अपन इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। चलिए अपन बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की। देखो, एनसीईआरटी की लेटेस्ट बुक के अकॉर्डिंग अपने दो टर्म आते हैं, तो कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रॉन करंट। ठीक है, आइए जानते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है जिसकी वजह से इनको अलग अलग क्लासीफाई किया जाता है। बहुत ही छोटा डिफरेंस है। देखो, जो भी कन्वेंशनल करंट होते हैं ना, उसमें जो करंट की डायरेक्शन होती है ना वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की होती है। ओके, यानी कन्वेंशनल करंट में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रॉन करंट में जो करंट की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की होती है। ओके, यही तो अपना मेन डिफरेंस इन दोनों के बीच में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं आखिर ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है। तो चलिए इजी वे में समझते हैं ईएमएफ को। देखो, ईएमएफ बेसिकली हाईएस्ट पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि एग्जिस्ट करता है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड ऑफ सेल्स। ओके, यानी एक सेल्स है, उसके टू इलेक्ट्रोड के बीच में जो हाईएस्ट पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है उसको अपन बोलते हैं ईएमएफ। फॉर्मूला वेरी सिंपल है, ई बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसको अपन अदर फॉर्म में कह सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ओके, या फिर चार्ज। ओके, इसकी ऐसा यूनिट होती है जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। आइए जानते हैं एनिमेशन में कि ओम्स लॉ होता क्या। अपने 10th क्लास में ये बहुत बार पढ़ा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ओम्स लॉ कहता है कि जो करंट फ्लो हो रहा है सर्किट के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है अपने रेजिस्टेंस के उस सर्किट के। ओके, यही अपना ओम्स लॉ फॉर्मूला ड्राइव होता है अपना V बराबर आई आर। वी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, आई अपना यहाँ पे करंट है, और आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है अक्रॉस सर्किट। ठीक है, ये ओम्स ट्रायंगल लॉ आपके एनसीईआरटी की बुक में या फिर सिलेबस में नहीं है 12th की, तो इसको अपन स्किप कर सकते हैं। ओम्स लॉ का जो मेन फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया V बराबर आई आर। इस पे डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इसको एक बार रट लीजिएगा। और सर्किट आपको बना के दे ही रखा है मैंने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखो, ओम्स लॉ पर बेस्ड ग्राफ आता है V एंड I का। ये जो फर्स्ट वाला है ये V और I का ग्राफ है। इसमें जो स्लोप होता है वो अपना R होता है, इसमें जो रेजिस्टेंस होता है ना वो हाई होता है। इससे क्या पता चलता है, V बाई आई के लिए हाई स्लोप पे हाई रेजिस्टेंस होगा, लेकिन I बाई वी के लिए हाई स्लोप पे लो रेजिस्टेंस होगा। ओके, हम इसे रेजिस्टेंस तो बोल रहे, आखिर रेजिस्टेंस होता क्या है चलिए जानते हैं, और साथ ही उसके फैक्टर भी जानते हैं जो जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी अपन जानेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है और ऐसे कौन से फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को भी अफेक्ट करते हैं। तो अब बात करते हैं अपन रेजिस्टेंस की। बेसिकली रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस मेजर करता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है ना वो इजीली या फिर डिफिकल्टी से पास आउट होगा अपने कंपोनेंट के अंदर। देखो, यदि रेजिस्टेंस लो है ना तो करंट इजीली फ्लो होगा। ठीक है ना, यानी करंट हाई फ्लो होगा। और रेजिस्टेंस यदि ज़्यादा है तो जो करंट है ना डिफिकल्टी से फ्लो होगा या फिर नॉट ईजी तरीके से, समझ रहे हो, करंट लो फ्लो होगा। यही मेन है रेजिस्टेंस के बारे में। और इसका जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का होता है वोल्टेज अपॉन करंट, इसको डिनोट करते हैं अपन कैपिटल R से। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और जिसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम। जी हाँ, ओम। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते।
अब हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं कंडक्टर के। तीन मेन चीज़ें, एक तो लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल। ये थ्री अपने मेन फैक्टर जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते थे, जो कि अपन ने 10th क्लास से पढ़ा है। अब देखो एक दो पॉइंट और अपन एक्स्ट्रा में पढ़ लेते हैं। ओके, देखो ये थोड़ा एक्स्ट्रा में अपना कि कौन कौन से और अदर फैक्टर जो कि रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो पहला टाइप ऑफ करंट एंड वोल्टेज, और फिर एक टेम्परेचर, और फिर एक कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। ओके, लेंथ एंड थिकनेस में बता ही दिया। ये कुछ अदर फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई आपका कॉन्सेप्ट डाउट में नहीं होगा, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इसका एक डेरिवेशन है इजीली, उसको देखते हैं अपन। देखो यदि डेल्टा आर प्रोपोर्शनल डेल्टा टी के, ओके, टेम्परेचर के, और डेल्टा आर वापस से प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस 1 के, ठीक है ना, क्योंकि डिपेंडेंस ऑफ एक्चुअल रेजिस्टेंस करेगा। तो इक्वेशन 1 और 2 के अकॉर्डिंग अपने पास क्या आ जाएगा, जो डेल्टा आर है वो प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी और R1 के। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब अपन हटाएंगे तो अपना एक कांस्टेंट आएगा जो कि अल्फा। तो अपन ने लिख दिया डेल्टा आर बराबर अल्फा डेल्टा टी R1। अल्फा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर है, फिर डेल्टा आर को अपन लिख सकते हैं R2 माइनस R1 इक्वल टू, अब जो अपना वैल्यू बचा R1 अल्फा T2 माइनस T1। ओके, R1 पहले से था अपने पास और डेल्टा टी को अपन ने खोल दिया T2 माइनस T1। ओवरऑल क्या बचा अपने पास, R2 यहाँ बचा, R1 को अपन ने लेफ्ट राइट साइड भेज दिया तो बचा R1 प्लस R1 अल्फा T2 माइनस T1। R1 कॉमन आ गया तो ओवरऑल अपना जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया, R2 बराबर R1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। ओके, ये मेन फॉर्मूला है। ओके, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल टाइप के। आप बेसिकली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं अपन। अब हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की। आइए जानते हैं करंट डेंसिटी होता क्या है। बेसिकली करंट डेंसिटी को अपन डिफाइन कर सकते हैं एज ए रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जे से। ओवरऑल जो फॉर्मूला बन जाता है वो बन जाता है अपना J बराबर I/A। ओके, इसको अदर फॉर्म में अपन ये भी लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट टाइम इन अ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ओके, मीन्स J बराबर Q अपॉन AT। ओके, ये अपना फॉर्मूला था करंट डेंसिटी का। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वायर। ओके, अब अपन ये डायग्राम देख लीजिए, मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ आगे जाके, एक सेकेंड। हाँ, फॉर्मूला अपना बन जाएगा ओवरऑल J बराबर I/A। यहाँ पे करंट है, यहाँ पे करंट डेंसिटी है, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। और इसको अदर फॉर्म में अपन ये भी लिख सकते हैं NQVD। N यहाँ पे नंबर ऑफ चार्ज है, Q यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है, और VD यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में अपन आगे जानेंगे। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। देखो यदि आपको करंट डेंसिटी किसी एक सर्टेन एंगल पे निकालनी है तो जो फॉर्मूला बन जाएगा ना, J बराबर I/A cos थीटा बन जाएगा। जी, यहाँ पे cos थीटा का यूज होगा। अब हम बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आखिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। बेसिकली यदि अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी है जिसकी वजह से जो चार्ज होता है ना ड्रिफ्ट होता है, यानी रब होता है टुवर्ड ऑपोजिट टर्मिनल। ओके, यही कि अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब आता है रिलैक्सेशन टाइम, जिसको अपन डिनोट करते हैं टाउ से। ये टाइम गैप है बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन और इलेक्ट्रिक चार्ज के एरिया, मतलब चार्ज पार्टिकल और कॉलिजन होता है ना, दो सक्सेसिव कॉलिजन, उसके बीच का टाइम गैप होता है, उसको अपन रिलैक्सेशन ऑफ टाइम कहते हैं, जिसको रिप्रेजेंट अपन टाउ से करते हैं। अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डेरिवेशन की बात करते हैं। देखो न्यूटन के फर्स्ट इक्वेशन की वजह से अपन को पता है v बराबर u प्लस at होता है। u अपनी जीरो वैल्यू मानते हैं अपन, क्योंकि स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी हो। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल होती है a टाउ के। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपन इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या फिर अपन a की वैल्यू डाल देंगे। अपन को पता है f बराबर ma होता है और f बराबर q ही होता है अपन फर्स्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग। ओके, अपनी जो a की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, माइनस E/m। यहाँ पे q इक्वल टू e रखा है क्योंकि दोनों का मतलब जो होता है चार्ज। ओके, अब a की वैल्यू को अपन को फर्स्ट इक्वेशन में डालना है, तो अपनी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसका फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास vd इक्वल टू माइनस ई टाउ अपॉन m। यहाँ पे e अपना 1.6 इंटू 10⁻90 e इलेक्ट्रिक फील्ड, m है इलेक्ट्रॉन का मास, और टाउ रिप्रेजेंट कर रहा है अपना रिलैक्सेशन ऑफ टाइम। ये आ गया अपना डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब अपन जानते हैं रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। आइए जानते हैं कैसे। अब चलो मान लेते हैं अपन n बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम,
और वॉल्यूम किसके इक्वल होता है अपने एरिया इंटू लेंथ। ओके, और अपन को पता है आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। ओके, और क्यू किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई ई। ओके, ये मैथमेटिकल टर्म है, आपको याद होनी चाहिए। सो ओवरऑल क्या बनेगा अपना आई बराबर एन इंटू वॉल्यूम मल्टीप्लाई में ई चार्ज अपॉन में टाउ रिलैक्सेशन ऑफ टाइम। फिर इसको भी अपन सॉल्व कर देंगे फर्दर, वॉल्यूम बराबर ए इंटू एल होता है, तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या बनेगा अपना पास आई बराबर माइनस ई एन ए एल बाय टाउ, और एल बाय टाउ यानी लेंथ पर यूनिट टाइम क्या होता है वेलोसिटी, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई बराबर फॉर्मूला क्या आ जाएगा माइनस ई एन ए वी डी। ओके, और वी डी यहाँ पे होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसकी क्या पता चल रहा है अपन को आई प्रोपोर्शनल वी डी, और जो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो अपना वैल्यू आएगी माइनस ई एन ए, और ई एन यहाँ पे कांस्टेंट है, तो अपन को पता चल गया कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। एन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और माइनस यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ए है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, ये किस किस पर डिपेंड नहीं करती। तो फर्स्ट आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ ऑफ वायर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। इन चीज़ों पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कोई असर नहीं पड़ता है, इन पे डिपेंडेंट नहीं है। ओके, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बात करते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्जेस। ओके, जानते हैं मोबिलिटी आखिर क्या होता है। बेसिकली जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, उसको अपन बोलते हैं मोबिलिटी ऑफ चार्ज। मोबिलिटी का मीनिंग क्या दिख रहा है, जिससे चार्ज का अपना मूवमेंट हो। फॉर्मूला क्या बन जाएगा म्यू बराबर वी डी अपॉन ई। मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं अपन। ओके, म्यू बना दिया, फॉर्मूला बन जाएगा म्यू बराबर वी डी अपॉन ई, या फिर दूसरा फॉर्मूला अपना बन सकता है म्यू बराबर ई अपॉन एम टाउ। ई वही 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90, एम ए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, और टाउ यहाँ पे रिलैक्सेशन ऑफ टाइम, और यूनिट होती है कूलम्ब न्यूटन इनवर्स मीटर सेकंड इनवर्स। सो अब हम वापस से बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट की। अपन को पता है करंट किसके इक्वल होता है माइनस ई एन ए वी डी, अपन ने अभी वही डेरिवेशन किया था। और जो मोबिलिटी इक्वल होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इस हिसाब से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू ई। ओके, अब इस इक्वेशन को अपन फर्स्ट में डाल देंगे तो अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी आई बराबर माइनस ई एन ए ब्रैकेट में म्यू ई। ये जो कैपिटल ई इसको अपन बाहर निकाल लेंगे तो माइनस ई एन ए ये अपना एक कांस्टेंट वैल्यू हो गया, और मल्टीप्लाई अपना म्यू है ही। इससे अपन को क्या पता चला आई प्रोपोर्शनल म्यू, यानी जो करंट है वो प्रोपोर्शनल है मोबिलिटी की, और कांस्टेंट वैल्यू है अपनी माइनस ई एन ए ई। ओके, इसी के साथ ये डेरिवेशन यही फिनिश होती है। अब चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो अब अपन पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। आखिर ओम्स लॉ की लिमिटेशन क्या है। देखो, ओम्स लॉ है ना वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, और ये है ना सारे मटेरियल के लिए ट्रू नहीं है। दूसरा है ओमिक सब्सटेंस एंड नॉन ओमिक सब्सटेंस। ओके, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उस पर तो बेसिकली सही है, लेकिन नॉन ओमिक सब्सटेंस जैसे कि बेस्ट एग्जांपल पी एन जंक्शन, इस पे अपना ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता। इसका ग्राफ दोनों का देख लीजिए, एग्जाम पर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है, आरबीएससी में इसका डायग्राम भी पूछ सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं सुपर कंडक्टिविटी की। हाँ, इसको अपन डिफाइन कर सकते द फिनोमिना, यानी एक ऐसे फिनोमिना जिसमें अपन रेजिस्टिविटी का कंप्लीट लॉस हो जाता है कुछ मेटल पे, जब उसको बिलो टेम्परेचर से भी ज़्यादा अपन इसको कोल्ड कर देते हैं। ठीक है, ये ऐसा एलिमेंट है जो बिना रेजिस्टेंस के अपने इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाता रहता है, यानी करंट का फ्लो करवाता रहता है। ओके, इस सुपर कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, अनडिजायरेबल रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि ये लॉस ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है जब ये फ्लो होता है मटेरियल के अंदर। ओके, अब हम बात करते हैं मैसिनियर इफेक्ट की। देखो, जब है ना किसी भी सुपर कंडक्टर को अपन बिलो टेम्परेचर यानी क्रिटिकल टेम्परेचर पे डालते हैं, यानी बहुत ज़्यादा कूल कर देते हैं ना, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है नॉर्मल कंडक्टर से जो पास आउट होती है, लेकिन मैसिनियर इफेक्ट के अकॉर्डिंग जब सुपर कंडक्टर से पास आउट करवाते हैं ना अपन मैग्नेटिक फील्ड, तो वो उसको काटे बिना उसके कर्व एंगल बनाकर पास आउट होती है। सेकंड डायग्राम देखिए, यहाँ पे जो टी है लेस देन है टी नॉट सी से। ओके, यानी टेम्परेचर है ना लेस देन है क्रिटिकल टेम्परेचर से, तब जो सुपर कंडक्टर होता है ना उसको क्रॉस किए बिना जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बाजू से निकल गई। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन गई है ना सुपर कंडक्टर से इस साइड से कर्व एंगल बना के, इसको ही बोलते हैं अपन मैसिनियर इफेक्ट। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं रजिस्टर इन सीरीज। ओके, यानी सीरीज और पैरेलल की बात करेंगे। अब वो पता है एक सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी सीधी लाइन में अपने 3 रजिस्टर लगा दिए, करंट हो गया, वोल्टेज हो गया। ठीक है, इसमें जो करंट होता है वो सेम होता है, पोटेंशियल लेवल होता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा वी एन बराबर वी एन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। वी बराबर क्या होता है आई आर, तो अपना हो जाएगा आई आर एन बराबर आई आर वन प्लस आई आर टू आई आर थ्री। आई कॉमन आ जाएगा, आई से आई कट हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस टोटल कितना आ जाएगा आर वन प्लस आर टू आर थ्री। ये अपना हो गया सिंपल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सीरीज के अंदर। अब देखो इसकी लिमिटेशन की बात करते हैं अपन। यदि सीरीज कॉम्बिनेशन अपन यूज़ करते ना, यदि अपन जैसे मान लीजिए अभी मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको, ये कोई भी कनेक्शन, इसमें से अपन ने एक बल्ब हटाया ना तो तीनों बल्ब फ्यूज़ हो गए। ठीक है, या फिर तीनों बंद हो गए, समझ रहे हो। यानी अपन एक भी चीज़ हटाएंगे तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। अब देखो एक बार इस डायग्राम को देखो, यदि वायर सही तो दोनों अपने बल्ब जल रहे, लेकिन देखना अभी मैंने यहाँ पे पैरेलल वाले में यदि मैं एक वायर काट दूँ ना तो भी एक बल्ब जलेगा, ये देखो।
फिर भी एक बल्ब बल्ब ग्लो कर रहा है, लेकिन सीरीज़ वाले में ऐसा नहीं हुआ। इससे क्या पता चला कि यदि सीरीज़ में एक भी थोड़ा सा भी कनेक्शन बिगड़ा तो पूरा सिस्टम बिगड़ेगा, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता। इसलिए अपने घर में है ना, अपने जो घर होते हैं उसमें अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन करवा दें, ताकि एक सिस्टम ख़राब भी हो जाए तो अपना पूरा घर का लाइट वाइट ना जाए। ओके, ये मेन रीज़न है अपना पैरेलल सर्किट का अपने होम में। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल की बात करें तो स्ट्रक्चर आप देख ही सकते हैं। इसमें जो करंट होता है ना वो डिफरेंट होता है, लेकिन पोटेंशियल सेम होता है सब जगह पे। बेसिकली फॉर्मूला अपना बन जाएगा ओवरऑल, जब अपन V से V को काट देंगे तो अपना बन जाएगा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 1/Rn टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा सीरीज में पाया जाता है और सबसे कम अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में पाया जाता है। इसी के साथ ये अपना टॉपिक खत्म होता है। अब चलते हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब चलिए जानते हैं आखिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट किसको कहते हैं। बेसिकली इसको डिफाइन करने तो ये किसी फिनोमेना जिसमें हीट का प्रोडक्शन होता है रेजिस्टेंस के अंदर। क्यों? जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है इसके थ्रू। ओके, इसको अपन कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें जो एच आउट प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के, और एच प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, एच प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ओवरऑल बनता है एच प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आर टी। प्रोपोर्शनल के साइन हटाते हैं तो बनता है एच बराबर के आई स्क्वायर आर टी, और के 1 की इक्वल अपन मानते हैं तो ओवरऑल जो फॉर्मूला आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का वो आता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। आई यहाँ पे करंट है, आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, टी यहाँ पे अपना टेम्परेचर है। ओके, एच यहाँ पे हीट है। आई होप आपको यहाँ समझ आ गया होगा। और इसके एग्जाम्पल अपने हो जाएंगे टोस्टर, आयरन, या फिर जितने भी जो भी हीटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक और नॉन इलेक्ट्रॉनिक। ओके, अब देखो देखते हैं आखिर इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपना बेसिकली जो रेशियो होता है ना वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसको ही बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो इलेक्ट्रिक पावर का अदर फॉर्मूला भी हो सकता है, जैसे P बराबर VI। बेसिकली यूनिट चेंज कर लो। बेसिकली जैसे अपन देखते हैं कि V बराबर W अपन क्यू होता है, W बराबर VQ हो जाएगा, VQ अपन T होता है अपना I। ओके, तो फर्स्ट फॉर्मूला आ गया P बराबर VI, फिर हो गया P बराबर W अपन T वर्क अपॉन टाइम, एक और हो गया P बराबर आई स्क्वायर आर टी, और एक और हो गया अपना P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। ये कुछ फॉर्मूले है पावर के, कोई से भी फॉर्मूले से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए सबको रट लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है E बराबर P इंटू टाइम। यहाँ पे E यहाँ पे एनर्जी, P यहाँ पे पावर है, T यहाँ पे टाइम है। अब देखो किलोवाट पर हावर है ना, यानी 1 किलोवाट पर हावर कैसे फाइंड करते हैं? 1 किलोवाट मल्टीप्लाई में 1 हावर। 1 हावर में 3600 सेकंड होते हैं, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। ओवरऑल जब अपन सॉल्व करते हैं ना तो 1 किलोवाट पर हावर में टोटल कितनी एनर्जी आती है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ओके, ये थी अपनी कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अपनी बिजली बिल में काम आता है बेसिकली। अब अपन बात करते किरचॉफ्स लॉ की। देखो किरचॉफ में 2 लॉ आते हैं, एक तो फर्स्ट लॉ एक सेकंड लॉ। और फर्स्ट लॉ को अपन जंक्शन रूल भी बोलते हैं। क्यों? ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर है ना, जो एल्जेब्रिक सम होता है करंट का किसी भी जंक्शन पे हमेशा 0 होता है, या फिर अपन कह सकते हैं जो सम ऑफ करंट है ना जंक्शन के अंदर वो इक्वल होता है सम ऑफ करंट लिविंग दैट जंक्शन। जितने करंट आ रहा है उतने करंट जा रहा है। ओके, यहाँ पे डायग्राम में दे सकते हैं I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4, या फिर एटसेट्रा जो भी आपको दे रखा हो। सेकंड लॉ क्या कहता है ना, सेकंड लॉ को लूप लॉ भी कहते हैं। ये लॉ कहता है कि जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ना उतना ही पोटेंशियल गेन होगा किसी भी लूप के अंदर। ओके, ये तो अपने दोनों लॉस, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ किरचॉफ्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा। इसका डायग्राम है। ओके, जब है ना करंट सेम डायरेक्शन में जा रहे हो ना तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी IR की, और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो नेगेटिव वैल्यू आएगी IR की। आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा। और जब अपन पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं ना तो जो EMF हमेशा नेगेटिव रहता है, और जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो EMF हमेशा पॉजिटिव रहता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ओके, ये किरचॉफ्स लॉ का जो एग्जांपल के थ्रू मैंने डायग्रामेटिकली समझाया तो इसको एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो मेन ऑरेंज कलर में ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपने नोट्स में जरूर शामिल कीजिएगा। ओके, आई होप आपको किरचॉफ लॉ समझ आ गया होगा। अब अपना लास्ट टॉपिक बचा है वेटस्टोन ब्रिज, चलिए इसको समझते हैं। सो देखो राइट साइड में अपना डायग्राम दे रखा है वेटस्टोन ब्रिज का, इसको अच्छे से रट लीजिएगा। 2025 का राजस्थान बोर्ड का क्वेश्चन था ये। ओके, इसमें अपन को प्रूफ क्या करना रहता है? P/Q इक्वल टू R/L। इसको ही प्रूफ करना रहता है। अपन ने 2 लूप ले लेते हैं, इसमें ABD है और दूसरा लूप लेते हैं अपन BCDB। ओके, इन दोनों को सॉल्व करते हैं अपन तो ओवरऑल अपना 2 इक्वेशन बनती है। I1P इक्वल टू I2Q, और दूसरा बनता है I1P इक्वल टू I2S। I1 अपॉन I2 से I1 अपॉन I2 कट जाएगा तो ओवरऑल जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा अपना P/Q इक्वल टू R/S। ये अपन को प्रूफ करना था। इसके बाद वेटस्टोन ब्रिज भी अपना खत्म होता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर भी यहीं फिनिश होता है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थानी बाबा का ज्ञान। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।